हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधक क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश लैंग्वेज वाली सीरीज में एक और नया सेशन अर्थात कि एक और नया एपिसोड पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 12 के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे जंबल सेंटेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर, जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो दोस्तों क्लास को शुरू करें उससे पहले मैं आपको जो है जंबल सेंटेंस से थोड़ा सा परिचय करवा दूं, ताकि सेशन आगे कंटिन्यू करने में आप लोगों को समस्या ना आए। यार दोस्तों देखिए, सेशन को आप देख रहे हैं ना, जल्दी से जितने भी लोगों ने अभी तक ज्वाइन किया है सभी लोग क्लास को पहले लाइक करते हुए चल दे, क्योंकि आगे चल के आप भूल जाते हैं। क्लास को अगर आप देख रहे हैं, लाभ ले रहे हैं ना, तो सेशन को लाइक कर दे, ताकि क्या होता है ना कि आपके लाइक कर देने से यूट्यूब जो है आगे फॉरवर्ड करता है, थोड़ा स्पीड से फॉरवर्ड करता है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये सेशन पहुंच सके। अगर आपको पसंद आ रहा है, आपके लिए जो है हेल्पफुल है सेशन, तो फिर प्लीज कृपया करके लाइक जरूर कर दिया करें। चलिए, तो दोस्तों जंबल सेंटेंस का मतलब ये होता है कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, तो उसमें क्या होता है ना कि कंप्लीट जो सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंटेंस में जो उसके शब्द होते हैं, उन शब्दों को ये इनएप्रोप्रिएट ढंग से, या कहें कि अव्यवस्थित रूप से शब्द बिखरे हुए होते हैं, उन्हें आपको अरेंज करना होता है एक सही क्रम में। ठीक है ना। तो सही क्रम में आप कैसे अरेंज करेंगे, तो वो अरेंज करने के लिए आपको थोड़ा सा ग्रामेटिकली नॉलेज होना जरूरी है। अगर नहीं नॉलेज होगा तो जो है आप लोग जो वहां पर गलती करने की आपकी जो संभावना है ना, वो ज्यादा बन जाती है। लेकिन दोस्तों आज के सेशन में जिनको ग्रामेटिकली नॉलेज है वो भी इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, और जिनको नॉलेज नहीं है वो भी आसानी से जो है मैक्सिमम अपनी जो संभावना है वो आंसर को ठीक करने की, वो मैक्सिमम रूप से कर पाएंगे। जहां तक पॉसिबल होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर नॉलेज नहीं है आपको ग्रामर का ना, तो भी आप कैसे आंसर को, सही आंसर को टिक कर सकते हैं। क्लियर है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। और जो नए स्टूडेंट है, जो पहली बार हमारे सेशन को देख रहे हैं, उनके लिए मैं थोड़ा सा जो है बता दूं कि हमारे द्वारा सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि बीए के ऑलमोस्ट सभी विषय आप लोगों के लिए पढ़ाए जा रहे हैं, पूरे विस्तार पूर्वक, और वो भी नोट्स के साथ में, और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई चार्जेस अभी तक आप लोगों के लिए यहां पर कोई किसी प्रकार का चार्जेस अवेल नहीं किया गया है। सभी जितने भी हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं सब कुछ निशुल्क है, अभी तक सभी नोट्स निशुल्क है। इन सबको आप एक ही स्थान पर जो है आप हमारे ग्रुप से, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको नीचे दी गई है डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां से दोनों ग्रुप की लिंक लीजिए और उनको फटाफट ज्वाइन कर लें, ताकि आप लोग अच्छे से स्टडी कर पाए निरंतर रूप से और डेली बेसिस पर। आइए शुरू करते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए। काफी कमेंट मेरे पास आती रहती है कि सर अभी आप तक लाइव क्लासेस चालू नहीं की है। दोस्तों ये प्रीमियर लाइव क्लास है, इसमें आप लाइव चैटिंग कर सकते हैं, और मैं चैटिंग के माध्यम से ही, मैसेज के माध्यम से मैं आप लोगों को रिप्लाई करता हूं इस प्रकार के सेशन में, मतलब प्रीमियर लाइव में, है ना। और लाइव क्लासेस भी थोड़ा निश्चिंत रहे, बहुत जल्दी हम वापस से प्रारंभ करने वाले हैं, जल्दी स्टार्ट कर देंगे लाइव क्लासेस भी। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा जाएगा, किस प्रकार से आएगा। कहा जाएगा आपसे कि राइट द फॉलोइंग जंबल सेंटेंस टू मेक देम मीनिंगफुल सेंटेंस। कहा जा रहा है कि जो जंबल सेंटेंस है उसको फॉलो करते हुए मीनिंगफुल सेंटेंस बताइए या बनाइए। ठीक है ना। मतलब जंबल सेंटेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ अव्यवस्थित ढंग से वर्डों को, मतलब शब्दों को जो है अव्यवस्थित ढंग से अरेंज किया गया है, इसमें डाल दिया जाएगा और उनको अरेंज करना होगा। अरेंज करके एक अच्छा सा सेंटेंस आपको बना करके देना है। अब यहां पर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में ऑलरेडी बना हुआ है। जैसे कि देखिए, मैं आपको पहले क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये पूरे सेंटेंस के सभी वर्ड है, ये सभी वर्ड है जो कि अव्यवस्थित रूप से डाले गए हैं या अव्यवस्थित रूप से दिए गए हैं। अब इन सभी वर्डों को आपको एक सही क्रम में रखना है, सही क्रम में व्यवस्थित करके रखना है। अब यहां पर एक ही चैलेंज आता है कि अगर आपकी ग्रामर बहुत अच्छी है या ठीक ठाक भी है, तो भी आप इसको अरेंज कर लोगे।
लेकिन अगर इंग्लिश में ग्रामर आपकी बिल्कुल वीक है या बिल्कुल नहीं आती है तो थोड़ी सी समस्या आपके सामने आ जाती है कि इसको अरेंज कैसे करें। तो दोस्तों वहां पर आपको जो है ना एज्यूम करना होगा, वहां पर थोड़े से कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा और थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज भी रखना होगा। अगर नहीं है तो देखिए ग्रामर सीखना इतना कुछ मुश्किल नहीं होता है और ना ही कोई ऐसा है कि 1-2 महीने लगते हैं ग्रामर सीखने में, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि 2-3 दिन की मेहनत से भी आप इंग्लिश की ग्रामर को अच्छा बना सकते हैं, बहुत अच्छी कर सकते हैं। कोई भी एक बेसिक सी किताब उठा लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बेसिक सी किताब उठा लीजिए, उस बेसिक सी किताब में आप ग्रामर वाले पार्ट को थोड़े अच्छे से पढ़ भी लेंगे ना तो भी आपकी ग्रामर अच्छी खासी हो जाएगी और इस प्रकार के जंबल सेंटेंस आप बनाने में सक्षम हो जाओगे। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको जरा देखते हैं। देखिए यहां पर दिया है दोस्तों, यहां पर दिया हुआ है आई, फिर हैव, रिस्क टेकन, सेविंग, हर, इन और ग्रेट। अब ये वर्ड आगे पीछे करके दिए हुए हैं, अब व्यवस्थित ढंग से अरेंज करके दिए हुए हैं, इन्हें हम व्यवस्थित ढंग से अरेंज करना होता है। तो ग्रामर का एक रूल कहता है कि सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है आपका, मतलब कि हिंदी में बोले तो कर्ता आता है, कर्ता, ठीक है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा आपका। तो सब्जेक्ट कहे या नाउन कहे, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन नजर आ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट आपको दिख रहा है कि आई सब्जेक्ट है, आई मतलब कि मैं, ठीक है ना। तो आई यहां सब्जेक्ट है। अब हमें देखनी होती है वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आती है, लेकिन अगर वहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। ध्यान रहे, हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब आएगी। उसके बाद में जो अन्य डेटा होता है, अदर जो भी डेटा होता है, ये इंफॉर्मेशन होती है, वो रख दी जाती है। तो अब आपको अगर इतनी सी भी जानकारी है तो चारों ऑप्शन देखिए, कंप्लीट ग्रामर की जानकारी भी जरूरी नहीं है, बस एक क्रम भी अगर आपको पता है ना तो भी आप कर ले जाओगे। तो मैंने क्या कहा कि 2 कंडीशन विशेष रूप से यहां पर याद रखिए। कौन कौन सी कंडीशन, पहले जो आपको डेटा दिया गया है, जो शब्द दिए गए हैं, इनमें देखिए कि हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा आप ग्रामर वाले पार्ट को उठाएंगे, ग्रामर वाली बुक को उठाएंगे ना तो आपको सभी हेल्पिंग वर्ब आपके सामने आ जाएगी, उनको आप पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि हैज, हैव, ठीक है ना। तो यहां पर ये हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी। तो जब हेल्पिंग वर्ब आती है तो सबसे पहले हर कंडीशन में सिंपल सेंटेंस में, अगर सिंपल वाक्य की बात करें, सिंपल वाक्य मतलब कि सिंपल वाक्य और एक वाक्य होता है प्रश्नवाचक जिसमें क्वेश्चन किया जा रहा हो, और एक होता है नकारात्मक, और एक होता है नकारात्मक और क्वेश्चन प्रश्नवाचक, ठीक है ना। दोनों प्रकार, 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं आपके। तो इसमें अगर सिंपल सेंटेंस है तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आपका, सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आएगी वर्ब, ठीक है, वर्ब, उसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो अब यहां पर ध्यान आपको ये देना कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आपको वर्ब लगानी होती है। अब देखिए पहले सेंटेंस को उठाते हैं हम, इसमें क्या लिखा है, आई टेकन, हैव, तो ये यहीं पर गलत हो जाता है। क्यों, देखिए कि टेकन जो दिया गया है ये वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया गया है और वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब दी गई है, तो ये सेंटेंस यहां गलत हो जाता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी बल्कि वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो अब यहां पर सेंटेंस, बोर्ड वाला सेंटेंस ढूंढिए जहां पर वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब हो। तो देखिए यहां पर कहीं पर दिख रहा है क्या, तो ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि हैव, आई, हैव के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब प्रश्नवाचक आ, तो प्रश्नवाचक तो ये बनेगा नहीं, ये गलत हो जाएगा। हर, हैव टेकन, तो देखिए हैव टेकन, तो यहां पर ये सही आ रहा है, यहां सही आ रहा है कि टेकन मतलब कि वर्ब और वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो इसको हम एक बार रख लेते हैं, उसके बाद में अगले वालों को पढ़ते हैं। आई हैव टेकन, ये एकदम सही क्रम जा रहा है। सबसे पहले कर्ता आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क, ये सब्जेक्ट है रिस्क, कौन सी रिस्क ली इसके बारे में, ग्रेट, ठीक है ना, ग्रेट रिस्क। तो आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर, उसे बचाने में इसने एक बड़ी रिस्क ली, तो ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये सी वाला गलत क्यों हुआ, क्योंकि हर हैव टेकन आई अ ग्रेट रिस्क, तो ये यहां पर आई के बाद में भी आई के बाद में वर्ब कहां चली गई, वर्ब नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो राइट कौन सा होगा, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट ढंग से जमा हुआ सेंटेंस है, आई हैव टेकन अ ग्रेट रिस्क इन सेविंग हर।
तो इस तरह से थोड़ा बहुत भी अगर आप एज्यूम कर पाते हैं, ग्रामर के बारे में थोड़े बहुत भी अगर रूल आपको पता है, तो आप आसानी से राइट ऑप्शन को चुन सकते हैं, राइट ऑप्शन को चुन सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है कि यार सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब आती है, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब दी हो तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इतना भी पता होगा ना, तो इस प्रकार का सेंटेंस आप कर ले जाएंगे। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी प्रकार का। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन यहां पर भी दिए गए हैं। ऑप्शन देखिए, द रोड ऑफ ओवे वी रूल द मस्ट। ठीक है, तो यहां पर आप आई, ही, वी, शी, इट, ये सब आपके क्या है? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है, करता है। तो अब यहां पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, तो अब यहां पर सेंटेंस में आपको ये देखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट कहां पर आ रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है ना, सब्जेक्ट कहां पर आ रहा है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमें बी, सी और डी में देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट वाला तो बिल्कुल गलत हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें देखना है कि अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें है या नहीं है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है कहीं से कहीं तक, बल्कि ओवे जो है हमें एक वर्ब दिख रही है। तो बी के जस्ट बाद में अगर ओवे आ रहा है तो वो देखिए पहले तो, है ना। लेकिन यहां समाप्त कीजिएगा, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब यहां पर मस्ट है, नजर नहीं, मस्ट है, मस्ट हेल्पिंग वर्ब आ रही है आपकी। तो वी के बाद में मस्ट आना चाहिए, मतलब हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। तो वी मस्ट, मतलब इन 2 सेंटेंसों में मस्ट आ रहा है, मस्ट आ रहा है, इसलिए ये सेकंड भी गलत हो जाएगा। अब 2 में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और फिर वर्ब, ये तीनों क्रम बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस में सही है। तो अब कैसे पता लगाएंगे? अब कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? तो देखिए पहले सी, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है? वी मस्ट ओबे द रूल ऑफ द रोड, ऑफ द रोड। तो क्या रोड के रूल होते हैं, या फिर सेंटेंस डी बोलता है वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स, रूल्स की रोड होती है। तो यहां अपने आप ही सेंटेंस क्लियर बोल रहा है। देखिए क्या कह रहा है, ऑप्शन सी में बोला गया है रूल ऑफ द रोड, रूल ऑफ द रोड मतलब कि रोड के नियम, सड़क के नियम। और ऑप्शन डी बोल रहा है कि रोड ऑफ द रूल्स, नियमों की सड़क। तो अपने आप गलत हो चुका है ना, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, बल्कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बी मस्ट ओबे द रूल ऑफ रोड। क्लियर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ वर्ड दिए गए हैं, स्टॉर्म, क्लाउड, द सीन वर डार्क और बिफोर। अब यहां पर जो सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों, यह सब्जेक्ट बनेगा आपका क्या लिखा हुआ है? क्लाउड, क्लाउड मतलब बादल। अब क्लाउड की क्या क्वालिटी बताई गई है? जी हां, डार्क लिखा हुआ है साथ में। तो यहां पर क्लाउड की क्वालिटी बताई गई है, किस प्रकार के क्लाउड है, किस प्रकार के बादल है? तो डार्क मतलब काले बादल है। तो सबसे पहले डार्क क्लाउड वाले को रख लीजिए, बाकी सबको कट मार दीजिए। देखिए स्टॉर्म ए चला गया और डी चला गया। अब 2 सेंटेंस है जहां पर डार्क क्लाउड दोनों में लिखा हुआ है। अब इसके बाद का क्रम देखिए, डार्क क्लाउड है ना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ रही है? वर है क्या यहां पर? वर, वर, ये हेल्पिंग वर्ब है, वर, वर। तो डार्क क्लाउड वर, ये वर्ब, ये सीन जो है वर्ब है आपकी। ठीक है, दोनों सेंटेंस में बिल्कुल सही चल रहा है, दोनों सेंटेंस में सही चल रहा है। डार्क क्लाउड वर सीन यहां तक करेक्ट है। अब आगे के सेंटेंस में गड़बड़ है, वो देखिए, बस इतने में गड़बड़ है। कौन सा सही होगा? बिफोर द स्टॉर्म या द बिफोर स्टॉर्म। अब यहां पर दा का खेल हो रहा है जो भी है, और दा हमेशा कहां पर लगता है दोस्तों? नाउन के आगे दा लगता है। किसके आगे? नाउन के आगे। और स्टॉर्म जो है ये नाउन है, मतलब कि तूफान। तूफान क्या है? नाउन। और इस प्रकार के जो नाउन होते हैं वो हमेशा दा से प्रोनाउंसिएशन होते हैं, दा से स्टार्ट होते हैं, दा लगाया जाता है उनके सामने, है ना। बिल्डिंग को लिखना होगा, दा लगाओगे। जब भी किसी बड़ी चीज को लिखना होगा ना, वहां पर दा लगता है। तो तूफान, ठीक है। तो बिफोर द स्टॉर्म, बल्कि नहीं कि द वर सीन द बिफोर स्टॉर्म। तो बिफोर के पहले, इस प्रकार के किसी वर्ड के पहले दा नहीं लगेगा, बल्कि दा किसके आगे लगता है? एक बड़े, एक नाउन के आगे। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डार्क क्लाउड वर सीन बिफोर द स्टॉर्म। और इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि तूफान के बाद में, माफ कीजिएगा, तूफान से पहले, है ना, बिफोर द स्टॉर्म, तूफान से पहले काले बादल देखे गए। क्लियर है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टडीज ही इज इन गेम एंड गुड बोथ। यहां पर सब्जेक्ट क्या है दोस्तों?
ही, ठीक है। और इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और वर्ब क्या है, स्टडी, ठीक है। तो ये तीन क्रम ढूंढ लीजिए, ही इज, ठीक है, ही इज गुड। अब ये क्वालिटी बता रहा है, तो ही इज के बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में हेल्पिंग वर्ब में भी क्वालिटी आ रही है, तो ही इज गुड पहले आएगा, उसके बाद में ही इज गुड, ठीक है ना, इन स्टडी एंड बोथ, गेम बोथ। तो अब इसका सही क्रम क्या होगा जरा देखिए। ए ऑप्शन क्या बोलता है, ही इज बोथ गुड, ही इज बोथ गुड इन स्टडी एंड गेम, गलत है। दूसरा है ही इज बोथ गुड, ही इज बोथ गुड इन एंड स्टडी गेम, गलत। तीसरा है ही इज गुड इन बोथ स्टडी एंड गेम, बिल्कुल करेक्ट। देखिए कैसे, ही सबसे पहले सब्जेक्ट लिया, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्वालिटी के साथ में, तो ही इज गुड, क्या कहा, ही इज गुड, वह अच्छा है, इन किस में, बोथ दोनों में वह दोनों में अच्छा है, स्टडी एंड गेम दोनों में अच्छा है, इसलिए इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन है द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ ऑल एंड रमेश। इनको अप्रोप्रिएट करना मतलब कि एक सही क्रम देना है। तो रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, रमेश इज फेवरेट ऑफ ऑल टीचर्स, रमेश सभी टीचरों का फेवरेट है, या रमेश द टीचर इज फेवरेट ऑल, गलत हो जाएगा ये। ऑल द टीचर्स इज फेवरेट ऑफ रमेश, ऑल द टीचर्स इज नहीं आएगा भैया, ऑल द टीचर्स मतलब कि आर आना चाहिए था, गलत हो जाएगा। अगला है रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, ऑफ द ऑल टीचर्स। तो दोस्तों यहां पर राइट ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये जो दा है, दा किसी ऐसे वर्बों के सामने, ऐसे शब्दों के सामने नहीं आता है, बल्कि ये नाउन के आगे आना चाहिए, और नाउन के आगे दा यहां पर है, ऑप्शन ए में है। क्लियर है। तो रमेश इज अ फेवरेट ऑफ ऑल द टीचर्स, रमेश सभी शिक्षकों का प्रिय छात्र है। क्लियर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले क्वेश्चन में कुछ शब्द दिए गए हैं, फ्रॉम गॉड अ प्रेशियस लाइफ इज टू गिफ्ट और अस। तो यहां पर कहा जा रहा है कि लाइफ जो है यहां पर आपकी जो है सब्जेक्ट बन जाएगी। इनमें से देखते हैं कि कौन सा एक सही क्रम में जमा हुआ है। तो लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड, लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम द गॉड, या फिर टू अस हमारे लिए लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड। एग्जैक्टली ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि हमारे लिए जीवन जो है भगवान का दिया हुआ या ईश्वर का दिया हुआ एक अनोखा उपहार है, ठीक है ना। बाकी सब सेंटेंस में है ना एप्रोप्रिएट नहीं है, एकदम प्रॉपर नहीं है। देखिए फ्रॉम गॉड, लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट टू अस, गलत हो जाएगा। लाइफ इज अ प्रेशियस गिफ्ट फ्रॉम गॉड, गलत। ऑप्शन बी एकदम सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गेश, ओके ओके फ्रेंड्स, यार सभी लोग लाइक कर दें यार, सभी लोग लाइक करते हुए चले सेशन को, सभी लोग लाइक कर दें जितने भी देखते हैं ना, और जो प्रॉपर फॉलो करते हैं ना उनको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए मुझे। जिनकी स्टडी जो हमारे इसी देखिए इसी प्लेटफॉर्म पर जो परमानेंट स्टडी करते हैं ना, उनको तो बोलने की जरूरत है ही नहीं मुझे, है ना। कृपया करके लाइक करते हुए सेशन को जैसे स्टार्ट करो ना आप लोग, तो लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका काम हो जाएगा इससे, ठीक है ना। लेकिन जो नए स्टूडेंट है पहले आप देख ले, अगर आपको अच्छा लगता है, आपको लगता है कि जो हमारा लेक्चर है वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो बिल्कुल उसको लाइक जरूर करें। कम से कम लाइक है ना, मैं नहीं बोलता हूं कि सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, वो सब ठीक है, आपकी मर्जी होगी करेंगे, कोई जरूर नहीं है, लेकिन लाइक करना तो आपको चाहिए, क्योंकि उससे एक जो है हमें आगे और थोड़ा सा पुश होता है, वीडियो थोड़ा आगे बढ़ता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्क दिया हुआ है, माई हाउस इज देयर और नियर। इसको अरेंज करना है, तो इसको कैसे अरेंज करोगे आप, इसे कैसे अरेंज करोगे जरा देखिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कहा पहले ऑप्शन बोल रहा है कि देयर इज अ हाउस नियर माई पार्क, वहां पर एक घर है मेरे पार्क के पास, ये कहा गया है। दूसरा ऑप्शन बोलता है देयर इज अ पार्क नियर माई हाउस, वहां पर एक पार्क है मेरे घर के पास। तीसरा ऑप्शन बोलता है नियर माई हाउस इज देयर अ पार्क, नियर माई हाउस मेरे घर के पास, है ना। सेंटेंस गलत हो रहा है ये।
माई हाउस इज देयर नियर पार्क, ये भी गलत हो रहा है। तो ऑप्शन ए और बी में से एक सही है और ऑप्शन बी, ए और बी में से दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देयर इज अ पार्क, मेरे घर के पास में एक पार्क है, ठीक है ना, मेरे घर के पास में वहां पर एक पार्क है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ में ये सेशन बस 7 क्वेश्चन ही इसके अंतर्गत थे। नेक्स्ट सेशन में हम स्पॉटिंग एरर्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें 10 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ आई थिंक कि आपका ग्रामर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत जल्दी दोस्तों हमारे ये इंग्लिश लैंग्वेज वाले पार्ट को भी हम कवर करने वाले, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। इसके कवर होते ही इसके फाउंडेशन में जो 2 अन्य सब्जेक्ट है उनको हम प्रारंभ कर देंगे और बहुत जल्दी इसी प्रकार से एमसीक्यू फॉर्मेट में ही उन क्लासेस को भी कंप्लीट कवर कर देंगे, ताकि आपकी जो फाउंडेशन वाली समस्या थी ना वो परमानेंटली रिमूव हो जाए, परमानेंटली रूट आउट हो जाए, ठीक है। तो आपके फाउंडेशन कोर्स जो है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लगभग 8-10 लेक्चर उन सब में भी होने वाले हैं। 8-10 लेक्चर में उनको भी कवर कर लेंगे, वो छोटे से पार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट है ना, तो यहाँ पर ज्यादा समय ना तो लेक्चर लंबा होता है और ना ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता होती है। और आपको जो प्रश्न में जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बस इनका बार बार रिविजन लगाते रहिएगा। एग्जाम से पहले तो आपको रिविजन लगाना है कम से कम 2 बार। अगर ये ऐसा कर लिया आपने, अगर एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन भी लगा लिया दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप लोग करके आएंगे। क्लियर है? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन दोस्तों। थैंक यू सो मच।